हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वामी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो ऑल्टरनेटिव करंट में आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है थियोरेटिकल, चोक कॉइल। चोक वर्ड आपने सुना होगा, गाड़ियों में जनरली ये यूज़ होता है। चोक कॉइल को जनरली यूज़ करते हैं करंट को इंक्रीज़ करने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या कंसेप्ट है इसका, वो यहाँ पे देखना है हमें। सो बेसिकली चोक कॉइल क्या होता है, एक सिंपल कॉइल है, यानी इंडक्टर है। इट इज़ एन inductor having a very small resistance used in AC circuits to control current without wasting too much power because resistance, because of the low resistance it has, because of the low resistance it has low पावर फैक्टर। ओके, तो जो पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो अगर आप लो रेजिस्टेंस का इंडक्टर यूज़ करो तो उसका पावर फैक्टर क्या आएगा, कॉस फाई का फॉर्मूला होता है R/Z। तो कॉस फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो कॉस फाई कम है, अगर कॉस फाई कम है तो पावर कम है ना। और अगर हमें किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस को यूज़ करने की प्रॉब्लम क्या है कि रेजिस्टेंस पावर लॉस कराती है। रेजिस्टेंस से एनर्जी लॉस होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फिनोमेना से वहाँ पे हीट डिसिपेट होती है जो कि एनर्जी लॉस कराती है। तो वो एनर्जी लॉस अनवांटेड है, उसको हटाने के लिए हम इंडक्टर यूज़ करते हैं। इंडक्टर भी करंट कंट्रोल करता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना, और उसमें पावर लॉस कम होता है क्योंकि पावर लॉस बेसिकली रेजिस्टेंस ही कराती है। जैसे यहाँ पे हमें मैथमेटिकली दिख रहा है, पावर फैक्टर पावर के प्रोपोर्शनल है, पावर फैक्टर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना कम पावर वेस्ट होगा हमारा। ज़ीरो रेजिस्टेंस होगी तो ज़ीरो पावर वेस्ट होगा, जैसे कि हमने प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में देखा हुआ है। तो वो आइडियल केस है, वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्लोज टू आइडियल केस जा सकते हैं। इसमें इंडक्टर एज करंट कंट्रोलिंग डिवाइस यूज़ हो सकता है, और उसी को हम चोक कॉइल बोलते हैं, जो कि काफ़ी ऐसी सर्किट्स में बहुत पॉपुलर है और लगाना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये एक सिंपल सा थियोरेटिकल कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो हमने कॉम्बिनेशंस कर लिए थे, LR सर्किट कॉम्बिनेशन किया था, CR सर्किट कॉम्बिनेशन किया था, एक LC कॉम्बिनेशन बचा हुआ है लेकिन उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर के लास्ट टॉपिक में से एक है वो। अभी हम तीनों को कंबाइन करके देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज AC थ्रू LCR सर्किट, यानी तीनों चीज़ों को हमें कंबाइन कर देना है, तब क्या होगा हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, तीनों चीज़ें कंबाइंड एक दूसरे से, और तीनों कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। और हाँ, ये सीरीज़ के लिए है, इन सीरीज़ AC सोर्स से। ये LRC, वोल्टेजेस VL, VR, VC, किसी रैंडम टाइम t पर करंट है I। और ठीक है, ये AC सोर्स है हमारा। तो रेफरेंस के लिए हम ले लेते हैं करंट I0 साइन ओमेगा t। तो करंट अगर I0 साइन ओमेगा t है तो इसके अकॉर्डिंगली VR होगा VR0 साइन ओमेगा t, सेम फेस। VL होगा VL0 साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री आगे चलता है इंडक्टर में। VC इक्वल्स टू VC0 साइन ओमेगा t माइनस 90, कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलता है। और नेट वोल्टेज सपोज आएगा V0 साइन ओमेगा t। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा नेट वोल्टेज, वो लीड कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, या सेम फेज में होगा। ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं।
अगर इंडक्टिव फिनोमेना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सर्किट में तो वोल्टेज लीड करेगा, अगर कैपेसिटिव फिनोमेना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वोल्टेज लैग करेगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इंडक्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं काइंड ऑफ। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट वोल्टेज सेम फेज में आ जाएगा, जो कि हम रेजोनेंस का केस है आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इंडक्टिव फिनोमेना इज मोर डोमिनेंट। इंडक्टिव फिनोमेना, let's assume, is more dominant. Assume is more dominant in the circuit, meaning circuit is inductive. Circuit is inductive, hence voltage will lead current. तो यहाँ पे +5 आएगा। अगर हम ये अज्यूम करें कि कैपेसिटिव फिनोमेना इंडक्टिव है तो -5 आएगा। अगर दोनों इक्वल एंड कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा, ओमेगा टी बचेगा सिर्फ। तो ये नेट वोल्टेज हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो V है उसको हम VR + VL + VC ले सकते हैं, और इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि VR और VL, VR एंड VL के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री फेज डिफरेंस जिसमें VL लीड कर रहा है। VR और VC के बीच में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है जिसमें VR लीड कर रहा है। और VL एंड VC के बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस है जिसमें हमने इस सर्किट में अज्यूम किया हुआ है कि VL लीड कर रहा है, क्योंकि ये इंडक्टिव नेचर का है। अगर ये कैपेसिटिव नेचर का होता तो VC लीड कर रहा होता। इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट, ठीक है। तो अगर हम VL और VC का नेट रिजल्टेंट निकालें, सपोज इसको मैं VLC बोल देता हूँ, तो वो आएगा VL - VC, ठीक है। और ये VLC जो आएगा वो L की डायरेक्शन में आएगा, है ना। यानी VLC एंड VR के बीच में भी जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा फेज डिफरेंस, क्योंकि ये फाइनली VL की डायरेक्शन में आया है। और यहाँ पे लीड करेगा VLC, ठीक है, 90 डिग्री से लीड करेगा। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी जो नेट वोल्टेज होगा वो होगा √VR² + VLC²। अब इसमें VLC का फॉर्मूला लगा दें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा V = √VR² + VL - VC²। तो ये नेट वोल्टेज का फॉर्मूला LCR सीरीज सर्किट के लिए है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो पीछे जो LR सर्किट के फॉर्मूले आए थे और RC के फॉर्मूले आए थे उसके लिए जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जैसे आप LR सर्किट के लिए निकालना चाहते हो फॉर्मूला, तो उस केस में VC 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे C है नहीं, तो फॉर्मूला आ जाएगा √VR² + VL², जो कि आया था हमारा LR सर्किट में। अगर CR सर्किट लो तो वहाँ पे VL 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा √VR² + VC², जो कि हमारा RC सर्किट में आया था, है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास वोल्टेज का LCR एनी टाइप ऑफ सर्किट के लिए AC में। अब इसी में अगर हम करंट का फॉर्मूला लगाएं तो ये V = IZ होगा, VR = IR होगा, और VL = IXL होगा, और VC = IXC होगा। क्योंकि सब सीरीज़ में है तो करंट सेम है, हैंस करंट कैंसिल आउट हो जाएगी और Z = आ जाएगा √R² + XL - XC²। ये Z का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना है, ठीक है। ये आ गया। पावर इसकी वही सेम, पावर VRMS × IRMS × cos phi, ठीक है, एवरेज पावर ऑफ कोर्स। पावर फैक्टर क्या आएगा? पावर फैक्टर होगा यहाँ पे पावर फैक्टर cos phi = R/Z, और Z का फॉर्मूला ये, तो वो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे पावर फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट इम्पीडेंस ट्राइंगल इसका कैसा बनेगा? वही सेम बनेगा, phi फेज डिफरेंस, ये X रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस होगी XL - XC, जैसे यहाँ से दिख रहा है हमें, और ये R, ये Z, ओके।
ये इम्पीडेंस ट्राइंगल हो गया। अब इसके फेज़र डायग्राम बनाते हैं। तो वही दो टाइप के फेज़र डायग्राम होते हैं, जैसे ग्राफ में नहीं बनाऊंगा, ग्राफ आपको खुद बनाना है। फेज़र डायग्राम बनाते हैं इसके दोनों टाइप के, करंट के साथ और सिर्फ वोल्टेज के साथ। एक्स और वाई एक्सिस, पहले करंट, ये करंट है ओमेगा टी एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ, वी आर इसके अलोंग आएगा, ये करंट थी, ये वी आर है, और वी एल इससे 90 डिग्री आगे आएगा क्योंकि वी एल लीड करता है करंट को, तो वी एल इस तरफ, और वी सी लैग करता है तो वी सी इस तरफ। और हमने एज्यूम किया हुआ है कि वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी क्योंकि इंडक्टिव नेचर का सर्किट है, तो वी एल की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी वी सी से, तो ये वी सी आएगा 90 डिग्री पीछे, और ये एंगल 90, ये एंगल ऑल्सो 90। वी एल और वी सी का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो वी एल की तरफ आएगा, यानी वी एल सी, वी एल माइनस वी सी। और लास्ट में रिजल्टेंट इंडक्टिव है, यानी करंट से थोड़ा आगे आ रहा है, लीड कर रहा है, तो रिजल्टेंट इधर बनेगा, ये रिजल्टेंट है वी, और ये फेज डिफरेंस करंट के साथ फाई। तो ये इसका हो गया फेजर डायग्राम करंट के साथ। अब सिर्फ वोल्टेज का लेके फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो उस केस में जैसे मैंने बताया था कि हम रेफरेंस के लिए वी आर लेंगे और उसको हॉरिजॉन्टल बना देंगे एक्स एक्सिस की साइड में। उसके 90 डिग्री लीड पे बनेगा वी एल, उसके 90 डिग्री लैग पे बनेगा वी सी, और वी एल और वी सी का रिजल्टेंट वी एल की तरफ आएगा क्योंकि वी एल बड़ा है, वी एल सी है ये, विच इज़ वी एल माइनस वी सी। और इन सब का रिजल्टेंट वी एल सी और आर के बीच में कहीं पर आएगा, ये इनका रिजल्टेंट है, विच इज़ अंडर रूड वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर्ड, और फेज रेफरेंस ये दे रहा है फाई। ओके, ये नेट रिजल्टेंट हो गया। दूसरा फेज डायग्राम हो गया इसका, फेजर डायग्राम। ओके, तो ये हमारा एल सी आर सर्किट कंप्लीट, एल सी आर सर्किट हमने पूरा देख लिया। ओके, इसके बाद इसमें इन सारे केसेस में जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स। फॉर AC। ओके, इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, तो रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वेरिएशन नहीं होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। सेकंड, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने फॉर्मूले में देखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ग्राफ शो करेगी, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ग्राफ एक्सएल फ्रीक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, तो इसके फॉर्मूले में हमने देखा हुआ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसमें हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। और ठीक है, ये XC का हो गया। अब हमारे पास Z और F का ग्राफ बचा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें एक स्पेशल केस पढ़ना पड़ेगा, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद उस ग्राफ को बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड वगैरह सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेजोनेंस इन LCR सर्किट। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ऐसे रेजोनेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ मैक्सिमम हो रही है, तब उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पे वो चीज़ जो मैक्सिमम हो रही है वो है करंट, ठीक है। अब हमने जैसे LCR में बात करी थी कि LCR सर्किट या तो इंडक्टिव नेचर का हो सकता है जिसमें वोल्टेज लीड करता है, या कैपेसिटिव नेचर का हो सकता है जिसमें कैपेसिटिव नेचर ज़्यादा हो, VC की वैल्यू ज़्यादा हो, तो वहाँ पे वोल्टेज लैग करेगा। लेकिन एक तीसरा केस भी हो सकता है जिसमें कैपेसिटिव नेचर और इंडक्टिव नेचर इक्वल हों, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वहाँ पे वोल्टेज ना तो लीड करेगा ना लैग करेगा, यानी वो सेम फेज में होगा रेजिस्टेंस करंट के साथ में। तो उस केस में दोनों वोल्टेज इक्वल आ जाएंगे, VL और VC,
और वी एल सी यहाँ पे यानी वी एल माइनस वी सी ज़ीरो आ जाएगा, यानी नेट वोल्टेज जो हम निकालेंगे अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर जो आता है वो वी आर के बराबर आ जाएगा। और जो इम्पीडेंस है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी हो जाएगा फिर से, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू आर आ जाएगा। अब ये z की जो वैल्यू आ रही है ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ z है। अब करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, अगर इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगी क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू z है। तो यहाँ से फॉर मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट Z has to be minimum, and Z minimum is R, hence I max is V upon R, है ना, क्योंकि V upon Z मिनिमम के बराबर होगा ये, तो ये मैक्सिमम करंट हमें इस केस में प्रोवाइड होगी। तो इस सिनेरियो को, इस पर्टिकुलर केस को हम रेजोनेंस इन एसी सर्किट बोलते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी ये है एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी होता है, तो एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी का मतलब है ओमेगा एल इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी, हेंस ओमेगा इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी। और इस पर्टिकुलर केस में ये जो ओमेगा आया है इसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, ओमेगा आर, यही है यहाँ पे रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ से हम एक्चुअल फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ लगाएंगे तो एफ आर इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। और यहाँ पे जो एफ आर है ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। ओके, तो ये हमने सारी बात कर ली रेजोनेंस की। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो भी देख लेते हैं। सो द रेजोनेंस इन एसी सर्किट इज द resonance is in the AC circuit is the condition where at a particular frequency impedance reduces to its minimum value, hence increasing current to its maximum value, it happens when inductive voltage is equals to capacitive voltage and hence inductive and capacitive phenomena cancels each other out. In this case, voltage and current are in same phase. ओके, तो ये रेजोनेंस का फिनोमेना है। हमने रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकाल दी है, बाकी सारी चीज़ें देख ली हैं। अब इसमें ग्राफ देखते हैं। पहले करंट और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ, करंट और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं डिटेल में इसको समझाता जाऊंगा। स्टार्टिंग में f टेंड्स टू 0 है, तो जब f टेंड्स टू 0 है तो XL टेंड्स टू 0 है, R पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे।
लेकिन एक्स टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है क्योंकि एक्स सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, हैंस जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जेड में एक्स सी का फॉर्मूला आता है, जेड एक्स सी जितना ज़्यादा होगा जेड उतना ज़्यादा होगा। और करंट टेंड्स टू ज़ीरो देन, क्योंकि करंट और जेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी स्टार्टिंग में जब फ्रिक्वेंसी ज़ीरो के आसपास है तो करंट मिनिमम होगी। तो करंट जो स्टार्ट होगी वो बहुत कम वैल्यू से स्टार्ट होगी, फिर वो इंक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करती जाएगी जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और वो एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगी। वो मैक्सिमम वैल्यू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे आएगी। उसके बाद करंट फिर दोबारा डिक्रीज़ करने लगेगी। क्यों डिक्रीज़ करने लगेगी? क्योंकि एक पॉइंट के बाद फ्रिक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ एक्सएल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, इफ़ एफ टेंड्स टू इन्फिनिटी देन एक्सएल टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स सी टेंड्स टू ज़ीरो एंड जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड आई टेंड्स टू ज़ीरो, राइट। और तीसरा केस जो मिडिल वाला केस है, इफ़ एफ टेंड्स टू एफ आर, XL tends to be equal to XC and I tends to I max, इस केस में जो कि रेजोनेंस की कंडीशन है। ये तीन सिनेरियो यहाँ पे देख लिया हमने। ये रेजोनेंस वाला पॉइंट है, राइट। तो हमें रेजोनेंस यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? इस मिडिल पॉइंट पे जहाँ पे करंट मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होगी वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, इसके आगे जो फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेंस से हाई है, इसके पहले जो फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेंस से लो है। दोनों ही केसेस में करंट कम है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, और ये वो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, आई मैक्स, जो इक्वल है V अपॉन आर के। ठीक है, तो ये करंट और फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे ग्राफ बनेगा। अब इससे हम एक और ग्राफ जो बचा था हमारा वो भी बना सकते हैं। हमने रिएक्टेंस का ग्राफ बना लिया था और रेजिस्टेंस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बना लिया था, तो इम्पीडेंस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ, एक लास्ट ग्राफ और बचा हुआ है। तो नेक्स्ट इज ग्राफ फोर्थ टाइप का जो था बिटवीन जेड एंड एफ, इम्पीडेंस एंड फ्रिक्वेंसी। तो इम्पीडेंस और फ्रिक्वेंसी के ग्राफ को समझने के लिए भी यही जो तीन इक्वेशन, तीन के सिनेरियो मैंने बताए, इन्हीं को दोबारा देखते हैं। तो इनमें क्या हो रहा है बेसिकली, पहले जब फ्रिक्वेंसी बहुत कम है तो Z इन्फिनिट है, Z बहुत हाई है, तो Z बहुत हाई से स्टार्ट करेगा, फिर लो की तरफ जाएगा, फिर बीच में ये रेजोनेंस वाली सिनेरियो आएगी जहाँ पे Z टेंड्स टू मिनिमम, Z मिनिमम विच इज़ R, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू रीच करेगा, और फिर उसके बाद जैसे ही फ्रिक्वेंसी और बढ़ती जाएगी फिर दोबारा सेकंड वाला सिनेरियो आएगा और ग्राफ दोबारा से इन्फिनिट की तरफ फिर अगेन जाने लगेगा। बस यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि कम फ्रिक्वेंसी वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होता है और हाई फ्रिक्वेंसी वाले ग्राफ का स्लोप थोड़ा सा कम होता है, अदरवाइज इट इज़ सिमिलर। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस वाली है, ये रेजोनेंस से कम फ्रिक्वेंसी, ये रेजोनेंस से हाई फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे ये Z मिनिमम है विच इज़ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस R। तो ये इम्पीडेंस और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो ये केस हो गया, टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया, ग्राफ हमने सारे देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़, टॉपिक भी नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला है जो हमें देखना है, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं आता, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। टॉपिक इज़ शार्पनेस और क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। तो बेसिकली ये बताता है कि कितना नैरो, इसको हम बोल सकते हैं नैरोनेस ऑफ रेजोनेंस ऑल्सो। तो जो हमने ग्राफ बनाया था करंट और फ्रिक्वेंसी का रेजोनेंस वाला केस लेके, उसमें जितना नैरो पीक होगा रेजोनेंस का उतना ज़्यादा उस रेजोनेंस की क्वालिटी को हाई माना जाता है। तो ये हमारा ग्राफ बना था इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेजोनेंस वाली कंडीशन आ रही है, इसके आसपास छोटा सा बैंड बनाएंगे हम, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। दिस इज़ बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस के आसपास की फ्रिक्वेंसीज बेसिकली बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस। तो ये जितना नैरो होता है, बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस जितना नैरो होगा उतना क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस हाई होती है। तो ये फ्रिक्वेंसी है, ये करंट है, और ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है, रेजोनेंस। तो द लोअर कंडीशन क्या है? द लोअर इज़ द बैंडविड्थ, द लोअर इज़ द बैंडविड्थ
of resonance, meaning the narrower is the resonance, higher is the quality or sharpness, of the resonance, ओके तो बस ये इसका मीनिंग था। अब इसका हमें फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला है रेजोनेंस शार्पनेस या क्वालिटी Q इक्वल्स टू, क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसे, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल्स टू ओमेगा आर एल अपॉन आर। ओमेगा आर यहाँ पे रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और Q यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर यानी क्वालिटी या रेजोनेंस है, L यहाँ पे इंडक्टेंस है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ओमेगा आर की वैल्यू लगा के, ओमेगा आर की वैल्यू क्या है? 1/√LC। ये लगा के हम इसे कैपेसिटर के टर्म में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ न्यूमेरिकल, कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल रेजोनेंस, LCR सर्किट। तो ये अब हमने LCR सर्किट जो पढ़ा था उसकी जो रेजोनेंस पढ़ी थी ये सीरीज़ के लिए पढ़ी थी। अगर हमारे पास पैरेलल में LCR सर्किट दिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा? ये भी टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है, बोर्ड के सिलेबस का, तो हम सिर्फ फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। सिर्फ हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल्स इन कंपटीशन, बोर्ड में नहीं है। तो ये पैरेलल में हमने LCR को कनेक्ट कर दिया, LCR। यहाँ पर करेंट्स डिफरेंट होंगे ऑफ कोर्स, ये IL, IC, IR वोल्टेजेस सेम होंगे। ये AC सोर्स का वोल्टेज है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी सपोज, EMF AC सोर्स का। तो जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज़ में R इक्वल्स टू R1 + R2 ऐसा रिलेशन होता है और पैरेलल में 1/, हो जाता है, तो वैसे ही याद रखो इसे भी। पैरेलल में इसकी इम्पिडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/Z, सबको 1/ कर देना है, 1/R² + 1/XL - 1/XC होल स्क्वायर। ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही आप वोल्टेज को भी कर सकते हो, वोल्टेज भी 1/, में आ जाएगा। और रेजोनेंस के लिए कंडीशन यहाँ पे वही सेम है, XL = XC। ये रेजोनेंस की कंडीशन वही सेम बनी हुई, बस फॉर्मूला यहाँ पे Z का डिफरेंट हो जाता है। अगर IL निकालो यहाँ पे आप, IL तो वो आता है E0/XL यानी VL, सॉरी I0 साइन ओमेगा टी -90, क्योंकि इंडक्टिव करंट जो है वो लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है, तो यहाँ पे भी वही सेम नेचर है। ऐसे ही अगर IC निकालोगे तो वो आएगा E0/XC यानी I0 साइन ओमेगा टी +90, क्योंकि कैपेसिटिव नेचर में करंट लीड करता है, वो सेम रिजल्ट है। और IL + IC यहाँ पर नेट मिला के 0 होगा, वो पहले भी होगा। IL और IC एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा रेजोनेंस के केस में, क्योंकि VL और VC इक्वल है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ रजिस्टिव नेचर बचेगा, वही सेम आंसर आएगा। यानी नेट करंट = टू रजिस्टिव करंट यानी E0/R साइन ओमेगा टी। और यहाँ से आप अगर cos फाई निकालो, पावर फैक्टर निकालो, तो वो R/Z 1 आ जाएगा। और अगर tan फाई निकालो, tan फाई का फॉर्मूला होता है X/R, तो 1/X/R आएगा यहाँ पे, 1/XL - 1/XC/R। तो ये X 0 आ जाएगा क्योंकि XL = XC है। तो पैरेलल में बस ये फॉर्मूला चेंज है, बाकी सब कुछ लॉजिकली सेम है, जो सीरीज में आता है रेजोनेंस में वैसे यहाँ पर हो रहा है। तो ये हमारा पैरेलल के लिए LCR सर्किट ये भी टॉपिक हो गया।